नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के कोरोना अपडेट के साथ। आज उत्तर प्रदेश में कोरोना के 249 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 5000 के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 5175 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। आज मिले 249 कोरोना मरीजों में 50 कोरोना पॉजिटिव अकेले बाराबंकी जिले से सामने आए हैं। ये सभी 50 लोग प्रवासी मजदूर हैं। इसके अलावा अयोध्या में भी कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर आज यूपी में कोरोना के मामलों में जो इजाफा हुआ है, 249 केस हैं जो सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश का जो पूरा आंकड़ा है वो 5000 के पार पहुंच गया है। 5175 कोरोना पॉजिटिव मरीज इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा बाराबंकी से आज मामले सामने आए। 50 मजदूर जो कि सभी प्रवासी थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और 21 लोग अयोध्या से भी सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। जौनपुर में आज एक खौफनाक घटना सामने आई जब मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक हाई टेंशन के टावर पर जाकर चढ़ गया और हाई टेंशन तार की चपेट में आने से उस युवक की मौत हो गई। बताया यह जा रहा है कि युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो बिजली के टावर पर जा चढ़ा। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जब वो नीचे नहीं उतरा तो बिजली की सप्लाई रोककर उसे नीचे उतारा गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां पर युवक की मौत हो गई। तो करंट लगने से इस युवक की दर्दनाक मौत हुई है। ये घटना जौनपुर की है, जहां पर यह हाई टेंशन टावर पर जा चढ़ा था और वहीं पर इसे शॉक लगा। बताया जा रहा है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त था। बिजली की सप्लाई रुकवाई गई और फिर इसको नीचे उतारा गया। अस्पताल फौरन पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। काफी अफरा तफरी मची जब अचानक एक युवक हाई टेंशन तार पर चढ़ गया, उसको करंट लगा, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर संगम नगरी प्रयागराज ट्रिपल मर्डर से दहल उठी। कोरगांव इलाके में जमीन विवाद में 3 सगे भाइयों की हत्या का मामला सामने आया है। उनकी लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई है। 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में इंद्र बहादुर यादव नाम के एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके 2 और भाइयों रामजी और रविंद्र को प्रयागराज के SRN अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान उन दोनों ने भी दम तोड़ दिया। परिवार की 2 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है। पुलिस अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये पारिवारिक विवाद है और इसमें तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करके 10 लोगों को अरेस्ट किया है। 6 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं और ये 40 वर्षों से ज़मीन का मामला चल रहा है। चकबंदी और ज़मीन की समस्या है और अभी हमारी फोर्स वहाँ पे है। SSP गए हैं, मौके पे हैं, पूरी फोर्स वहाँ पे लगी है। शांति व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई हम करेंगे। कुल कितने लोगों की मौत हुई है? कुल अभी तक जो हमें सूचना, 1 तो मौके पे और 2 लोग यहाँ हॉस्पिटल में लाए गए थे, इनकी डेथ हो गई है। 3 लोगों की यानी कि मौत जी, और इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस मौके पे है, SSP खुद मौके पे है। तीनों मृतक सर भाई हैं। उधर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर गंदगी करने और थूकने से बचें। लेकिन अब भी कई लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला महाराजगंज से सामने आया, जहां राह चलते रोडवेज के बाबू को सड़क पर पान खाकर थूकना न केवल महंगा पड़ा, बल्कि अपनी इस हरकत की वजह से उन्हें फजीहत तक झेलनी पड़ी और उन्हें गंदी जगह को खुद साफ करने के साथ जुर्माने का भी सामना करना पड़ा। ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब नौतनवा SDM जसधीर सिंह रूटीन चेकिंग कर रहे थे और इतने में ही रोडवेज डिपो के बाबू ने सड़क पर पान थूक दिया, जिस पर SDM की नजर पड़ गई और उन्होंने फौरन बाबू को रोक लिया, फटकार लगाई और सड़क साफ उनसे करवाई गई। साथ ही 1500 रुपए का जुर्माना भी भरवाया गया। नीचे बैठो, नीचे बैठो।
अभी शासनादेश जारी हुआ है, एक एक्ट पास किया गया है जिसके तहत जो भी लोग बाहर थूकने की कार्रवाई कर रहे हैं या मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं, उसमें इंसिडेंट कमांडर्स को, हमारे सीओ साहबान को ये आदेश है कि वो जुर्माना वसूलेंगे। इसी के तहत सभी एसडीएम सीईओज़ को और सभी लोकल बॉडीज़ के ईओज़ को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में कड़ाई से इसका अनुपालन कराएं। वहीं मुरादाबाद में बार डांसर्स के हंगामे की तस्वीर सामने आई है। यहां मुंबई से आई बार डांसर्स को क्वारंटीन कर दिया गया था, जिसके बाद इन लोगों ने पुलिस से ही बियर की मांग की और जब नहीं मिली तो क्वारंटीन सेंटर में इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। डांस करते हुए ये तस्वीरें देखकर आपको अगर ये खुशी का इजहार लग रहा है तो आपकी सोच गलत है, बल्कि व्यवस्था पर तंज कसने की एक कोशिश की है डांस करने वाले पेशेवरों ने, यानी बार डांसर ने। मुंबई से आए 72 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिसमें 40 महिलाएं, 12 बच्चे और 20 आदमी हैं। इन सभी के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद इन्हें MIT कॉलेज में क्वारंटीन कर दिया गया। क्वारंटीन सेंटर में पहुंचकर पुलिस से बियर मांगी। जब इसके लिए इनकार किया गया तो हंगामे पर उतर आए। पहला तरीका इख्तियार किया डांस का। फिर सब निकलकर गैलरी में आ गए। इसके बाद नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े हो गए। इसके बाद ये पुलिस वालों से बहस पर उतर आए। पुलिस का कहना है कि इन सभी ने नियम तोड़ा है। ये सभी लोग सिविल लाइन के आदर्श नगर इलाके में आए थे, जहां टेस्ट के बाद इन्हें यहाँ लाया गया है। आदर्श नगर कॉलोनी में कुछ मुंबई से लोग आए थे। उनमें से 72 लोगों को कल MIT में शिफ्ट किया गया, क्योंकि उनमें से 5 लोग पॉजिटिव मिले थे। तो ये जब MIT में क्वारंटाइन सेंटर में भेजे गए, वहाँ पे इन्होंने जो SOP होता है कोरोना का, क्वारंटाइन सेंटर में जो फॉलो किया जाता है, उसका वायलेशन किया। कॉरिडोर्स में ये डांस कर रहे थे, पुरुष महिलाएं इकट्ठा होकर। इनकी कुछ ऐसी डिमांड्स भी थी कि ये कह रहे थे कि हमें बियर ला के दो। उसके बाद इन्होंने सभी उससे जो जीना होता है उससे नीचे उतर के आ गए और कहने लग गए कि हम वापस अपना घर जाना चाह रहे हैं। तो पुलिस बल को बुला के वहाँ पे स्वास्थ्य टीम के साथ बाद में इनको कंट्रोल किया गया और वापस इनको इनके कमरों में भेजा गया। जाहिर सी बात है कि कोरोना के शिकार लोगों का ये रवैया शर्मनाक है, क्योंकि सेहत के खिलाफ चल रही इस जंग को शराब से जीतने का तर्क न केवल जानलेवा है, बल्कि इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला। ऐसे में पुलिस के सामने हंगामा करना कार्रवाई की वजह तो बनता ही है। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। उधर गौतम बुद्ध नगर जिले प्रशासन ने आज नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें प्रदेश सरकार के निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और इसके लिए किसी भी तरह की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। हालांकि काम शुरू करने के दौरान सभी को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा और इसके अलावा जिले में दुकानें खोलने के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। इसके तहत 50% दुकानें एक दिन तो 50% दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। हालांकि शाम 7 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, पर निर्देशों में भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोई भी राहत नहीं मिलेगी। DM सुहास एलवाई ने बताया है कि शासन के दिशा निर्देश आने तक बॉर्डर पर यथास्थिति ही रहेगी, केवल पास जारी है और वो ही लोग आ जा पाएंगे। जनपद गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर नई गाइडलाइंस दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मुझे विश्वास है कि जनपद वासियों ने जिस तरह से पूर्व की लॉकडाउन्स में
ये पूरे एक मुहिम को, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को अपना मानते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। आने वाले दिनों में भी मुझे उम्मीद है हम उसी तरह आगे बढ़ेंगे। इसमें आने वाले दिनों में हमें दोनों पथों पे साथ चलनी होगी। एक तो आर्थिक प्रगति, जिसके वजह से सारे यहाँ के जितने मजदूर हैं, यहाँ के समाज है, हम सब लोग मिलकर आगे जाएंगे। जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं नॉन कंटेनमेंट जोन्स में, उन सबको अनुमति दी गई है। उनके लिए उनको पृथक से कोई भी अनुमति या पास की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं तो वो भी अलो किए गए हैं। जितने ऑफिसर्स हैं वो अलो किए गए हैं। जो दुकानदार भाई है, बाज़ार है, उसको नियंत्रित तरीके से खुलवाया जा रहा है। उधर शहरों में कोरोना संदिग्धों को अस्पतालों में या क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जा रहा है, लेकिन गांव में रहने वाले सभी लोग इलाज के लिए पीएचसी और सीएचसी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ये सेंटर अगर कोरोना वॉरियर से खाली हो तो फिर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इस वक्त ये बड़ा सवाल है। ये सच है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच डॉक्टर्स की संख्या को मैनेज करना बड़ी चुनौती है। कोरोना के मामलों से निपटने के लिए सभी को उतार दिया गया है, लेकिन इससे दूसरे मरीजों की मुश्किलों को कमतर नहीं समझा जा सकता। इन तस्वीरों में दिख रहा बाराबंकी में उधौली पीएचसी की हालत फिलहाल यही है। इस पीएचसी का जिम्मा इकलौती एएनएम के कंधे पर आ गया है। वजह है डॉक्टरों की कोरोना में लगी ड्यूटी। ये पीएचसी मसौली तहसील में आता है और हाईवे के किनारे। इससे आसपास के कई गांव जुड़े हैं, जिनकी सेहत पर आए संकट का समाधान यहां होता रहता है। कोरोना टाइम में यहां के डॉक्टरों समेत सभी स्टाफ की ड्यूटी दूसरी जगहों पर लगा देने का नुकसान ये हुआ है कि मरीज यहां आकर भटक रहे हैं। एएनएम भी सिर्फ डिलीवरी वाले केस को देख पा रही है। हालांकि डिलीवरी के क्रिटिकल को वो भी देख पाने में नाकाम है, इसलिए उन्हें दूसरी जगह के लिए रेफर कर दिया जाता है। जब इमरजेंसी आती है हाँ। तो अगर हमारे लायक है, हाँ। लेडीज में है, हाँ। डिलीवरी में है तो हाँ। उसको रेफर कर देते हैं। हाँ। और जेंट्स में है तो उसे डॉक्टर देखते हैं, तो इसलिए उसे हम बता देते हैं कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो इस समय कितने लोगों का स्टाफ यहाँ? इस समय सारे लोगों की ड्यूटी लगी है बड़ा गाँव में सारे लोग? हाँ, कोरोना में। अच्छा। यहाँ पे बंद है, यहाँ बंद है, यहाँ कोई पेशेंट? हाँ, केवल डिलीवरी पॉइंट खुला है। वहीं अस्पताल में बचे हुए स्टाफ के नाम पर केवल स्वीपर और आशा बहुएं हैं। दोनों की जिम्मेदारी अस्पताल के नाम पर कुछ नहीं है। मरीज यहाँ रोज आ रहे हैं इस उम्मीद में कि अस्पताल खुला है तो उनका इलाज भी होगा और दवाई भी मिलेगी। ऐसे में यहाँ मौजूद आशा देवी सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद कर सकती हैं जो डिलीवरी वाले केस हैं। वो एनम करवाती है, एनम अपना देखती है। सिर्फ एनएम के भरोसे पूरा चलता है? हाँ, इस समय तो वही करती है। और डॉक्टर यहाँ की? डॉक्टर ने ये बता तो रहे हैं, वहाँ ड्यूटी लगी है कोरोना में उनकी। अच्छा। हालात मुश्किल है, ये जनता भी समझ रही है, लेकिन बीमारियों का इलाज तो उसे कराना ही पड़ेगा, वरना कोरोना से लड़ने की तैयारी में वो मात खा सकते हैं। यही डर उन्हें अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए बाराबंकी से सतीश कश्यप की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रीन और ऑरेंज जोन जिलों की जिला अदालतों में सुनवाई के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो गई। हाईकोर्ट की ओर से जारी गाइडलाइन 22 मई से लागू होगी। इसके बाद गवाही के अलावा सिविल और सेशन मुकदमों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक अदालत खोलने से पहले परिसर का सैनिटाइजेशन कराना होगा और अगर सैनिटाइजेशन नहीं हो पाता है तो अदालत नहीं खोली जाएगी और इसकी सूचना हाईकोर्ट को भेजनी होगी। वहीं कोर्ट परिसर में आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा। लेकिन रेड जोन की अदालतों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है, वहां सिर्फ बेहद जरूरी मामलों का ही निपटारा होगा।
उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया है और अब चुनाव होने तक दोनों की बोर्ड उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के अधीन ही रहेंगे। आपको बता दें कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी थे, जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व में ही मार्च अप्रैल में सुन्नी वक्फ बोर्ड का समय समाप्त हो गया था, उनके चेयरमैन और सदस्यों का समय समाप्त हो गया था और अभी 18 मई को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया और उनके सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया। ये दोनों ही बोर्ड समाजवादी पार्टी के दौरान गठित किए गए थे, इसलिए इन दोनों के कार्यकाल के समय अनियमितताएं बहुत हुई हैं। खास करके कानून को ताक पर रखकर इन्होंने निजी स्वार्थों को साधते हुए मनमाने तरीके से अपॉइंटमेंट किए, मुतवल्लियों के मनमाने तरीके से अपॉइंटमेंट, अपने जो औकाफ थे, जिस तरह के थे, किसको कहाँ मुतवल्ली बनाना है, जो जी चाहा, नियम को बिल्कुल ताक पर रखकर इन्होंने फैसले किए थे। तो उन फैसलों की भी हम जांच कराएंगे, उन लोगों को भी निर्णय मिलेगा, उन लोगों को भी न्याय मिलेगा जो लोग परेशान थे काफी दिनों से। चूंकि दोनों वक्फ बोर्ड आप जानते हैं कि 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, तो पिछली सरकार में बने हुए बोर्ड थे, इसलिए हमने एक अंकुश तो लगाया था, हमने एक चेक तो लगा रखा था योगी सरकार ने कि हमने प्रॉपर्टियां खुर्द-बुर्द होने नहीं दी हैं बहुत हद तक, लेकिन उसके चौथे लॉकडाउन में मिली रियायतों के बाद आज से वाराणसी में नए नियमों और शर्तों के साथ दुकानें खुल गईं। वाराणसी में नए नियमों के तहत अब एक दिन सड़क के एक तरफ की दुकानें और दूसरे दिन सड़क के दूसरे तरफ की दुकानें खोली जाएंगी। प्रशासन की तरफ से चाय और पान की दुकानों पर भीड़ न लगाने के सख्त निर्देश हैं। वाराणसी में दुकानें खुलने का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है। इसके अलावा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी में आज से दुकानें खुली हैं, लेकिन सड़क के एक छोर पे, और कल सड़क के दूसरे छोर पर जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। तो आम जनता की राहत के लिए ये दुकानें खोली गई हैं। आप देख सकते हैं ये दुकानें आम जनता की पहुंच तक होंगी और इसके साथ ही सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खुलेंगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए ये आदेश है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो चाय पान की दुकानें हैं वहाँ पर भीड़ लगाना सख्त तौर पर मना है। और पान की दुकान जो कहते हैं कि बनारसी पान, उसकी डिलीवरी की जाएगी, यानी आप अगर घर पे पान ले जाकर खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन दुकान पर या सड़क पर खाकर थूकने पर कार्रवाई हो सकती है। व्यापार मंडल से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। नाम जानेंगे आपका? किशन सेठ, अध्यक्ष वाराणसी सराफा व्यापार मंडल। किशन जी, आज दुकानें खुली हैं, इसको कैसी व्यवस्था मानते हैं, कितना संतुष्ट हैं और क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम मैं वाराणसी के जिलाधिकारी महोदय को और प्रशासनिक अधिकारियों को उनके सूझबूझ के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज जिस तरीके से वन साइड की दुकानें खुल रही हैं, वो व्यापारी भी निरंतर, प्रशासन के लोग सुबह आए और चक्रमण किए, व्यापारियों को समझाए, हम लोग भी निरंतर दौड़ के समझाएं। और उसका एक रीज़न है, आप देखेंगे इस साइड की सारी दुकानें बंद हैं और इस साइड की सारी दुकानें खुली हैं। जिस तरीके से ईद का त्यौहार है सामने, हमारे साड़ी कारोबारी हैं, सराफा कारोबारी हैं, उनका व्यापार मर रहा था, उनको नुकसानें हो रही थी, लेकिन आज जो जिलाधिकारी महोदय का डिसीजन लिया गया वो स्वागत योग्य है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उधर लॉकडाउन में तकरीबन 2 महीने तक बंद रहने के बाद संगम नगरी प्रयागराज के बाजार आज से खुल गए हैं। हालांकि प्रशासन ने ट्रायल के तौर पर अभी सिर्फ 3 इलाकों के बाजार 4 दिनों तक ही खोलने की अनुमति दी है, वो भी शर्तों के साथ। तो प्रयागराज में रोटेशन में दुकानें खोली जाएंगी। अभी तक बाजार में सन्नाटा पसरा था, लेकिन अब ट्रायल के तौर पर यहां बाजार खुलेंगे। कोरोना संकट की वजह से प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को इस साल फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं, सरकार ने निर्देश दिए थे कि अगर किसी स्कूल ने फीस बढ़ाकर पहले से ले ली है तो अतिरिक्त फीस आगे समायोजित करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन बहुत से स्कूल संचालकों को यह फैसला नागवार गुजरा और इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जा पहुंचे। और अब इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। निजी स्कूलों के एक संगठन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने
सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल निजी स्कूलों का पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। निजी स्कूलों में यूपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने यूपी सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल्स फ्री रेगुलेशन एक्ट 2018 का हवाला देते हुए कहा, स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं। फीस बढ़ाने की मांग करने वाले स्कूलों का तर्क है कि अगर फीस नहीं बढ़ाई तो वर्तमान हालात में कई स्कूल्स पर ताले लग जाएंगे। हम उनके साथ हैं ना, सरकार की तरफ से आदेश दिया गया कि स्कूल इस बार फीस नहीं बढ़ाएंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी गंगा।